आज की वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1। देखिए 4.1 का पहला क्वेश्चन है के किस मान के लिए सारणिक का मान शून्य होगा। यानी ये सारणिक दे रखा है, सवाल कह रहा है कि के किस मान के लिए सारणिक का मान शून्य होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए सारणिक का मान शून्य होना चाहिए प्रश्नानुसार। यानी सवाल ये कह रहा है कि सारणिक का मान शून्य होना चाहिए प्रश्नानुसार। देखिए इस सारणिक का जो मान है वो शून्य होना चाहिए। यानी सारणिक है के 4 2 -3 बराबर होना चाहिए 0 के। तब के का मान ज्ञात करना है। तो इस सारणिक का मान बराबर कर दिया मैंने 0, के का मान निकालेंगे यहां से। तो द्वितीय कोटि का सारणिक है। द्वितीय कोटि के सारणिक को किस तरीके से हल करते हैं बताया मैंने आपको। इसका पहले गुणा करेंगे इन दोनों का आपस में, यानी के का गुणा -3 से करेंगे तो -3 के आएगा। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे। 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 आएगा बराबर 0। दिस इंप्लाइज -3 के इक्वल टू हो जाएगा ये 8। दिस इंप्लाइज यहां से के का मान निकाल देंगे, यानी -8/3 ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन सेकंड, दूसरा क्वेश्चन 4.1 का। यदि देखिए दो सारणिक दे रखे हैं जहां दो सारणिक इक्वल हैं 2y 3x और ये इक्वल दिया हुआ है हमें 4 के इक्वल टू 4 तथा सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेकंड क्वेश्चन बाद में बता दूंगा। यदि ये बराबर 4 तथा एक सारणिक और दे रखा है x 4 y 2 बराबर दिया हुआ है 7 है, हो तो x व y का मान ज्ञात कीजिए। हो तो x व y का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 है। सेकंड क्वेश्चन अगली बार बता देंगे। ये देखिए ये जो सारणिक है ये इक्वल टू दे रखा है 4 के तथा दूसरा जो सारणिक है ये बराबर 7 दे रखा है। तो x व y का मान ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन इस सारणिक को लिख दिया है मैंने 2 3 y x बराबर 4 ये दिया हुआ है। इस सारणिक को हल कर लिया है। इस सारणिक को हल करेंगे, द्वितीय कोटि का सारणिक हल करना बताया। 2 का गुणा पहले x से करेंगे तो आएगा 2x, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 3 का गुणा y से करेंगे यानी 3y = 4। इसको डाल दिया समीकरण 1 तथा ये भी दे रखा है, यानी ये दिया हुआ है x y 4 2 और ये बराबर दे रखा है हमें 7 के। तो ये भी द्वितीय कोटि का सारणिक है, इसको भी हल करेंगे। ये आएगा 2x - 4y = 7, यानी x का गुणा 2 से 2x माइनस 4y = 7। इसको डाल दिया मैंने समीकरण 2। इन दोनों इक्वेशनों को हल करना है। दोनों इक्वेशनों को हल करके x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए अपन क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशनों को हल कर रहे हैं। इक्वेशन 1 में से 2 को घटा दीजिए। इक्वेशन 1 में से 2 को घटा देंगे। 2 को घटाने पर ये घटाएंगे। इक्वेशन 1 में से 2 को घटा रहे हैं तो यहाँ देखिए 2x है, इसके चिन्ह माइनस के हो जाएंगे तो 2x से तो 2x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आएगा प्लस का y, क्योंकि प्लस का हो जाएगा, घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये हो जाएगा +4y, तो यहाँ आएगा y बराबर ये माइनस का हो जाएगा। 7 में से 4 को घटा देंगे, -7 में से 1 में से 2 को घटा रहे हैं तो माइनस का आएगा ये 3। तो ये तो y का मान आ गया -3। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर इक्वेशन 1 में पुट ऑफ करेंगे, यहां रखेंगे
यहां देखें 2x माइनस 3 इंटू वाई का मान रख देंगे यहाँ -3 और ये बराबर दे रखा है 4। ये हो जाएगा 2x, ये प्लस का हो जाएगा 9 इक्वल टू 4। ठीक है, दिस इंप्लाइज 2x बराबर आ जाएगा, इसका उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 5 और दिस इंप्लाइज x बराबर आ जाएगा माइनस के 5/2। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इस समीकरण से, इन दोनों समीकरणों से x और y का मान इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। x का मान -5/2 है और y का मान है -3। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखें। देखें, देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x y 2 4 2 4 बराबर 0 हो तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए, x अनुपात y ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। ठीक है, x अनुपात y ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन देखें। प्रश्नानुसार इस समीकरण को लिख लिया है मैंने, जो दे रखा है x y 2 4 का सारणिक बराबर दिया हुआ है 0। ये द्वितीय कोटि का सारणिक है, इसको हल करेंगे पहले। यानी आएगा 4x माइनस 2y बराबर 0। दिस इंप्लाइज 4x इक्वल टू 2y को मैं इधर ले गया, प्लस का हो जाएगा। अब x में भाग दे दिया है मैंने y का, यानी y का x में भाग दे दिया और इधर 2 है, 4 का भाग उधर दे दिया, यानी x अपॉन y याद कर लिया, यानी x अपॉन y बराबर आएगा 1/2 कट जाएगा। दिस इंप्लाइज x अनुपात y बराबर लिखेंगे, अनुपात के रूप में लिखेंगे भिन्न को, इसको लिख सकता हूँ x अनुपात y इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1/2। तो ये अनुपात आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। देखिए यदि हमें दिया हुआ है, एक सारणिक दे रखा है द्वितीय कोटि का, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से x का मान ज्ञात करना है। देखिए सॉल्यूशन देखें। प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है, प्रश्नानुसार हमें दे रखा है कि ये जो सारणी दिया हुआ है इसका मान 0 है, तो इसको लिख लिया है मैंने, x माइनस 3 बराबर 0। ये द्वितीय कोटि का सारणिक है, इसको हल करेंगे। इन दोनों का गुणा करेंगे पहले, इन दोनों का, बाद में इन दोनों का गुणा करेंगे। पहले ये गुणा कर रहा हूं, x माइनस 1 इंटू x माइनस 3, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इस x का गुणा होगा x माइनस 2 से बराबर 0। दिस इंप्लाइज गुणा कर लेंगे, पहले x का गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x माइनस x और प्लस 3, इसका करेंगे माइनस का x स्क्वायर प्लस के 2x बराबर 0। x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये टोटल कर लेंगे शेष का। यहाँ देखिए 3x माइनस का 3x है, माइनस का x माइनस के 4x और इधर प्लस का 2x है, तो माइनस के 2x बचेंगे यहाँ, यानी ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 2x बचेंगे, प्लस का 3 बच रहा है बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे, 2x को उधर ले जाएंगे, 2x इक्वल टू आ जाएगा ये 3। दिस इंप्लाइज x बराबर आ जाएगा यहाँ से 3/2। ठीक है, तो इस समीकरण से x का मान इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए एक सारणिक दिया हुआ है, निम्न सारणिक का निम्नलिखित सारणिक में प्रथम स्तंभ के अवयवों के प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक व सहखंड लिखिए एवं सारणिक का मान भी ज्ञात कीजिए। सारणिक का मान भी ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ एक सारणिक दिया हुआ है, सारणिक लिख देता हूं। तृतीय कोटि का एक सारणिक दे रखा है जिसका पहला स्तंभ है 1 4 -3 दूसरा स्तंभ है -3 -1 5 5 तीसरा स्तंभ है 2 2 2। ये तृतीय कोटि का सारणिक दे रखा है। सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित सारणिक में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक, एक तो उपसारणिक ज्ञात करनी है, वो भी प्रथम स्तंभ के, ध्यान दें, ठीक, यानी प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक और सहखंड भी लिखने, ठीक, तथा उस सारणिक का मान भी ज्ञात करना है, यानी सारणिक का मान भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो प्रथम स्तंभ के जो अवयव हैं पहले स्तंभ के, उन अवयवों के सहखंड ज्ञात कर लेंगे और उपसारणिक निकाल लेंगे, दोनों ही ज्ञात करेंगे, फिर इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। यहां देखिए प्रथम स्तंभ के अवयव है 1 4 3। पहले तो अवयव 1 का उपसारणिक निकालेंगे, फिर सहखंड निकालेंगे। अवयव इस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से देखें। प्रथम स्तंभ का अवयव है, प्रथम स्तंभ का अवयव A11, इसको A11 से व्यक्त करते हैं। ये A11 होता है, ये क्योंकि सारणिक देखिए इस तरीके से लिखते हैं अपन, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब तुलना करें तो ये A11 है, यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। ये A12 है, यानी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। ये अवयव A13 है, A13 पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। इसी तरीके से है ये। तो अवयव A11, अर्थात A11 का मतलब है यहाँ 1, ये 1, इसका निकाल रहे हैं का उपसारणिक। तो पहले उपसारणिक ज्ञात करेंगे अपन इसका, यानी अवयव A11 का, A11 का मतलब है 1 का उपसारणिक ज्ञात कर रहे हैं। 1 का उपसारणिक को व्यक्त करेंगे अपन M11 से, क्योंकि अवयव A11 का उपसारणिक है, N11 से व्यक्त करेंगे तो यह आएगा, ठीक, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव छोड़ देंगे, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे और ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, यानी ये सारणिक आएगा -1 5 2 और 2, ये आएगा। ठीक है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दिया, तो ये तो हो गया इसका उपसारणिक। अब उपसारणिक का मान भी निकाल देना है, यानी इसको हल भी करना है अपने को। ये तो उपसारणिक हो गया, इसको हल भी करना है। हल करने के लिए -1 का गुणा 2 से करेंगे तो -2 -5 × 2 यानी 10, यानी ये बराबर आया -12। यानी अवयव A11 अर्थात 1 का उपसारणिक है यहाँ -12। दिस इम्प्लाइज अब A11 का ही ये तो उपसारणिक है, अब सहखंड भी लिख रहा हूं मैं, यही लिख देता हूं सहखंड। ठीक है, इसका सहखंड लिख रहा हूं मैं यहाँ। सहखंड को व्यक्त करेंगे अपन F11 से, A11 के सहखंड को F11 से व्यक्त करेंगे। जहां मैंने आपको सहखंड का भी बताया है, सहखंड और उपसारणिक में कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर होता है प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह का। यानी उपसारणिक का जो चिन्ह मैंने यहाँ प्लस लिया है, देखो ये प्लस में है,
ठीक, उपसारणिक के चिन्ह सारे प्लस में लेने हैं अपने को। जैसे ये उपसारणिक निकाला मैंने प्लस चिन्ह है, जबकि सहखंड का जो चिन्ह है वो i प्लस जे पर निर्भर करता है। i प्लस जे सम है तो प्लस चिन्ह, i प्लस जे यदि विषम है तो माइनस चिन्ह लेना है। तो यहाँ देखिए F11 ज्ञात कर रहे हैं, A11 का i प्लस जे करें अपन यहाँ तो सम आता है, तो सम आएगा तो प्लस चिन्ह नहीं लेना है सहखंड का, तो प्लस चिन्ह लेंगे अपन, सहखंड का प्लस चिन्ह ले रहे हैं और इसका जो मान है वो बराबर होगा M11 के, यानी यही तो आएगा। यानी ये वाली पंक्ति छोड़ें, ये वाला स्तंभ छोड़ें तो ये सारणिक तो आया, प्लस चिन्ह लिया है -1 5 2 2 और इसको हल कर लेंगे। इसको हल करना इधर बताया है मैंने, -2 -10 यानी -12। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसको लिखना जरूरी नहीं है, सीधे लिख सकते हैं अपन कितना -12। देखिए अगला देखिए, अवयव इसका निकाल रहा हूं मैं 4 का अवयव, और ये कौन सा अवयव है, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, तो इसको लिखेंगे A21, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। अवयव A21 अर्थात 4 का उपसारणिक, 4 का उपसारणिक, इसको व्यक्त करेंगे अपन M21 से। जहां M21 का मान आएगा दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो ये आएगा -3 2 5 2। इसको हल करेंगे, हल कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा -6 -5 × 2 10, यानी ये बराबर आएगा -16। दिस इंप्लाइज, इसका सहखंड भी याद कर रहा हूं, सहखंड, और सहखंड को व्यक्त करेंगे अपन F21 से। अंतर इतना i प्लस जे विषम है तो माइनस चिन्ह लेना है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, इस तरीके से नहीं लिख रहा, ठीक। यहां देखिए इसका माइनस चिन्ह लेना है, माइनस M21 को लिख देंगे, M21 ही तो आएगा, M21 का मतलब है -16 बराबर कितना +16, इस तरीके से। और नहीं तो ऐसे निकाल लो कि माइनस चिन्ह लेना है, 4 वाली तो पंक्ति छोड़ देंगे और ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, तो यही आएगा फिर छोड़ने पर, तो इसको लिख दिया मैंने M21, ठीक। तो ये हो जाएगा 16। यानी सारणिक में मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि सारणिक में और उपसारणिक में कोई अंतर नहीं होता है। यहां देखें, ये तो अवयव A11 का उपसारणिक है और ये सहखंड है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस केवल इतना अंतर बताया मैंने कि सहखंड का जो चिन्ह है, उपसारणिक के चिन्ह तो सारे प्लस में होते हैं, जैसे मैंने यहाँ भी प्लस चिन्ह लिया है, देखो ये प्लस चिन्ह है, यहाँ भी मैंने प्लस चिन्ह लिया है उपसारणिक में, यहाँ भी प्लस चिन्ह, यानी उपसारणिक के चिन्ह तो प्लस लेने, जबकि सहखंड का जो चिन्ह है वो i प्लस जे पर निर्भर करता है, ठीक। यानी i प्लस जे सम है तो प्लस चिन्ह, यदि i प्लस जे विषम है तो माइनस चिन्ह लेना। तो देखिए यहाँ उपसारणिक के तो सारे प्लस चिन्ह है, तो इसका उपसारणिक भी यही है। अब सहखंड भी देखिए -12 ही आया है, क्यों आया है, क्योंकि F11 i प्लस जे सम है तो प्लस चिन्ह लिया है मैंने इसका, ठीक। तो प्लस चिन्ह लिया है तो जो उपसारणिक है वही सहखंड हो जाएगा। यहाँ उपसारणिक देखें, उपसारणिक का प्लस चिन्ह लिया है मैंने, प्लस चिन्ह, क्योंकि उपसारणिक में सारे चिन्ह प्लस की होते हैं। इसका सहखंड, सॉरी उपसारणिक आया -16। अब इसका जो सहखंड होगा वो माइनस में होगा, वो पहले से ही माइनस में है, सेकंड माइनस में होगा तो माइनस इंटू माइनस यानी प्लस, कितना हो जाएगा 16। इसी तरीके से हम अगले अवयव को निकालेंगे, अवयव, अगला अवयव, प्रथम स्तंभ के अवयवों के सहखंड ज्ञात कर रहे हैं अपन, तो इसका निकालेंगे अवयव, इसको लिखेंगे A31, यानी तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, अर्थात 3 का उपसारणिक को व्यक्त करेंगे इस पे F31 से। तो ये वाली पंक्ति छोड़ेंगे, यानी तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ना है, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ना है, इक्वल टू यहाँ आएगा -3 -1 2 2, इस तरीके से, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, -6 प्लस के 2 हो जाएंगे, यह आएगा -4। दिस इंप्लाइज का सहखंड भी लिख रहा हूं मैं, सहखंड लिखेंगे, ठीक। सहखंड को व्यक्त करेंगे अपन F31 से, इक्वल टू
आई प्लस जी सम है तो प्लस चिन्ह, यानी जो उपसारणिक है वही आएगा, ठीक, यानी जो उपसारणिक है ना वही आएगा। और यदि यहाँ आई प्लस जे विषम होता तो माइनस चिन्ह लेते इसका, तो प्लस चिन्ह लेंगे और उसको लिख देंगे। सॉरी, यहाँ ये उपसारणिक M31 है, उपसारणिक को M31 से व्यक्त करेंगे हैं। यहाँ देखिए F31 है तो यहाँ इसका आई प्लस जे सम है तो प्लस चिन्ह लेंगे, यानी प्लस चिन्ह M31 यही आएगा, इक्वल टू M31 का मान रख देंगे कितना, -4, यानी इसका उपसारणिक भी -4 और सारणिक भी -4, दोनों सेम क्यों है, क्योंकि यहाँ सहखंड का जो चिन्ह है ना वो प्लस है और उपसारणिक का चिन्ह भी कैसा होता है, प्लस ही होता है, तो इसलिए सेम है। यहाँ देखिए ये -16 है उपसारणिक, यहाँ सहखंड 16 है, इनमें अंतर क्या है, यह है कि यहाँ सारणिक का चिन्ह तो प्लस ही लेते हैं तो प्लस लिया है, बट यहाँ सहखंड का जो चिन्ह है वो आई प्लस जे विषम है तो इसलिए माइनस चिन्ह आएगा, मतलब इसका विपरीत होगा। जब आई प्लस जे विषम हो तो उपसारणिक और सहखंड के जो चिन्ह है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, और जब सम हो आई प्लस जे तो उपसारणिक और सहखंड का चिन्ह सेम होता है, ठीक। तो ये मैंने इसके उपसारणिक निकाल दिए, प्रथम स्तंभ के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कर लिए। अब सवाल कह रहा है सारणिक का मान भी ज्ञात करना है, तो इधर इसका मान ज्ञात कर लेता हूं। देखिए भाई मान निकाल रहा हूं, इधर देख लें, ठीक है। अब यहां देखिए मैं सूत्र लगाऊंगा सीधे, इसको जैसे मैं बराबर मान लेता हूं किसके, डेल्टा के, इस सारणिक को मैंने डेल्टा के बराबर मान लिया है, डेल्टा के बराबर, तो डेल्टा बराबर सूत्र लिख रहा हूं मैं। देखिए मैंने आपको सारणिक का मान सहखंड के रूप में ज्ञात करना बताया था थ्योरी में, सारणिक का मान सहखंड के रूप में ज्ञात करना, वहां मैंने बताया था R1 के अनुदिश प्रसरण करके बताया था, R2 के अनुदिश, ठीक, R3 के अनुदिश, इसी तरीके से अपन स्तंभों के अनुदिश प्रसरण करके भी सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ मैं डायरेक्ट सूत्र लगाऊंगा, प्रथम स्तंभ और प्रथम स्तंभ के उपसारणिक भी निकाल लिए हमने और सहखंड भी ज्ञात कर लिए, सहखंड है अपने पास प्रथम स्तंभ के, तो अवयवों देखिए इसका प्रथम स्तंभ के अवयवों के यानी C1 के अनुदिश इसका प्रसरण करें तो इस अवयव को कांस्टेंट रखेंगे और इस अवयव को कहते हैं अपन A11, साथ में इसका सहखंड लिखेंगे F11, फिर प्लस चिन्ह, यह अवयव है A21, ठीक, साथ में इसका सेकंड आएगा F21, यह अवयव है A31, ठीक, यानी C1 के अनुदिश प्रसरण किया है, यानी C1 के अवयव लिए मैंने ये A11 इनको कांस्टेंट रखा है, A21, A31, साथ में इनके सहखंड लिख दिए हैं, थ्योरी में पढ़ाया है मैंने ये सब, ठीक है। यहां आ जाएगा F31, अब सीधे मान रख दो, अन्यथा ऐसे नहीं करना चाहते तो इसका C1 के अनुदिश प्रसरण कर देना, सूत्र याद नहीं रहता है तो वैसे बताया मैंने थ्योरी में आपको, अन्यथा प्रसरण कर देना, प्रसरण करके इसका मान ज्ञात कर सकता है। देखिए डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा, A11 का मान रख दो, A11 का मतलब है 1, A11 का मतलब है 1, F11 इसका सेकंड कितना आया -12, इसका गुणा हो जाएगा -12 से, फिर प्लस A21 का मान रखेंगे यानी 4 है, A21 का मान 4 इंटू 4 का सेकंड कितना आया, सेकंड 16 आया, 16 प्लस A31 का मतलब है 3, ये है 3 इंटू इसका सेकंड कितना है, सेकंड -4 है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे यानी डेल्टा बराबर आ जाएगा तो -12 प्लस ये 64 आएगा माइनस का 12, 4 × 12, 64 में से घटा देंगे -12 यानी -24 कर देंगे तो बराबर आ जाएगा ये 40, यानी इस सारणिक का मैंने मान ज्ञात कर लिया है, वो कितना आया है 40 आया, और इस सारणिक का जो मान निकाला है ना मैंने वो प्रथम स्तंभ के अवयवों के सहखंड के रूप में ज्ञात किया है, क्योंकि ये वाला जो सूत्र है ना वो प्रथम स्तंभ के अवयवों के सहखंड के रूप में सारणिक का मान है, ठीक। इस तरीके से अपन इस सारणिक का मान निकाल सकते हैं आंसर, तो इसका उत्तर हो जाएगा 40। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक सारणी दे रखा है, सारणी तृतीय कोटि का सारणी दे रखा है, जहां इसका पहला स्तंभ दिया हुआ है 3 5 -10 -11 0 3 1 0 0 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। इस सारणी का मान ज्ञात करना है, तो सारणी का मान निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन देखें इसका। इस सारणी को डेल्टा मान लिया मैंने, माना डेल्टा इक्वल टू, लिख लेता हूं एक बार, 3 5 -10 -11 0 3 1 0 0। अब इस सारणी का मान अपन R1 के अंदिश प्रसरण करके भी निकाल सकते हैं, R2 के अंदिश प्रसरण करके भी ज्ञात कर सकते हैं, R3 के अंदिश भी प्रसरण ज्ञात करके कर सकते हैं। ठीक है, C1 के अंदिश निकाल सकते हैं, C2। मैंने आपको बताया था कि तृतीय कोटि के सारणी का मान अपन 6 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो R1 के अंदिश प्रसरण करके, R2 के अंदिश, R3, इसी प्रकार C1 C2 C3 के अंदिश प्रसरण करके भी ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार तो इसको इस तरीके से देखिए कि मैं इसका R1 के अंदिश प्रसरण कर रहा हूं। ठीक है, R1 के अंदिश प्रसरण कर रहा हूं। R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर R1 के अंदिश प्रसरण करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू आएगा, इस 3 को कांस्टेंट रखेंगे, ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे। जब 3 का चिन्ह ध्यान रखें, प्लस चिन्ह आएगा यहाँ, प्लस चिन्ह। R1 के अंदिश प्रसरण कर रहे हैं क्योंकि A1 बना भी अब ये I प्लस जी सम होता है यहाँ, तो इसका प्लस चिन्ह होता है। ठीक, ये वाली पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे, 0 3 0 0। फिर यहाँ ये अवयव है A12, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, I प्लस जी विषम होता है, तो यहाँ माइनस चिन्ह लेते हैं पर, -11 को कांस्टेंट रखा है, माइनस चिन्ह लिया है, -11 को कांस्टेंट रखेंगे, ये वाली पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, सारणी बचेगा अपना 5 -10 0 0। इस अवयव को कांस्टेंट रखेंगे या प्लस चिन्ह लेंगे क्योंकि ये अवयव है A13, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। 1 को कांस्टेंट रखा, ये वाली पंक्ति छोड़ेंगे और ये वाला स्तंभ छोड़ेंगे, तो ये आएगा 5 -10 0 3। इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा बराबर आएगा 3। यहां देखिए ये इसका गुणा इससे करेंगे तो 0, ये भी -0 0 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 11। इसको कैलकुलेट करेंगे द्वितीय कोटि का सारणी के, तो ये 0 और ये भी 0, 0 - 0 प्लस 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो यही आएगा, तो 5 × 3 यानी 15 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे, ये तो 0 आया, 0 गुणा 3 से करेंगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये आया बराबर 15। यानी सारणी का मान इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक बात मैं यहां बताना चाहूंगा कि मैंने जैसे यहाँ R1 के अंदिश प्रश्न किया था, इसका दूसरा मेथड देखें इसका, और सिंपल सा, और आपको आना भी चाहिए। मैंने R1 के अंदिश प्रश्न किया, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में सबसे ज्यादा शून्य हो, यानी जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में 2 शून्य हो, तो उसके अनुदिश प्रसरण करें तो ज्यादा बेटर है, सवाल जल्दी हल हो जाएगा, गलती होने के भी कम चांस रहेंगे। जैसे अब R1 में एक भी शून्य नहीं था, उन्होंने इसका प्रसरण किया है इस तरीके से। ठीक, अब यहां देखिए मैं ये कह रहा हूं कि इस मतलब सारणी का प्रसरण उस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष कीजिए जिसमें सबसे ज्यादा शून्य हो, सरल रहेगा। अब जैसे कि यहां देखिए तीसरा स्तंभ देखें आप, उसका C3, इसमें सबसे ज्यादा शून्य है, R2 में भी है, R2 में 2 शून्य है और C3 में भी 2 शून्य है। तो मैं R2 के अंदिश इसका प्रसरण करूं या C3 के अंदिश इसका प्रसरण करूं तो ज्यादा बेटर है, सवाल सरल हो जाएगा। देखिए यहां मैं C3 के अंदिश प्रसरण कर रहा हूं, C3 के अंदिश प्रसरण करने पर, अब C3 के अंदिश जब प्रसरण करेंगे तो ध्यान दें इस अवयव को कांस्टेंट रखेंगे अपन, इस अवयव को, और ये अवयव है A13, और इसका जो चिन्ह आएगा A13 का I प्लस जी सम है,
तो प्लस चिन्ह आएगा इसका। तो एक को कांस्टेंट रखा, ये वाली पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, ये वाली पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे तो ये सारणिक बचेगा अपने पास 1 इंटू n 5 माइनस 10 0 और 3। अब यहां ध्यान दें, अब अगले अवयव को कांस्टेंट रखेंगे इस अवयव को। अब ये अवयव है अपना दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है A23, इसका माइनस चिन्ह लेते हैं। माइनस 0 को कांस्टेंट रखेंगे तो ये वाली पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे, यानी दूसरी तो पंक्ति छोड़ेंगे और तीसरा स्तंभ, यानी ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ छोड़ेंगे तो सारणिक बचता है अपने पास 3 माइनस 10 माइनस 11 और 3 इस तरीके से। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं जब यहाँ 0 को कांस्टेंट रखा है तो 0 का गुणा इस सारणिक में हो रहा है, तो ये तो सारे 0 हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ भी इस 0 को कांस्टेंट रखेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, यानी प्लस यानी 0 कांस्टेंट रखेंगे तो जो सारणिक बचेगा उसका गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इनको लिखना आवश्यक नहीं है, यानी इसको लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि 0 को कांस्टेंट रखेंगे इस सारणिक का मान भी 0 हो जाएगा। यहाँ 0 कांस्टेंट रखेंगे अगले वाले 0 को इसको, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इनको लिखना जरूरी नहीं है, तो डायरेक्ट मान आ सकता है यहाँ से, देखिए क्योंकि ये तो 0 ही हो गए, सीधे से मतलब है इसको हल कर लीजिए आप। यानी एक को कांस्टेंट रखा, ये वाली पंक्ति स्तंभ छोड़ दिए, ये सारणिक बचा। फिर माइनस मैंने अभी बताया कि 0 कांस्टेंट रखेंगे, ये वाली पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो एक सारणिक बचेगा। ऐसे यहाँ पर अगली 0 कांस्टेंट रखेंगे तो ये सारणिक बचेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ 0 का गुणा जब इसमें होगा तो सारा ही 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो इनका लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट इसका मान यही आ जाएगा 5 3 15 माइनस 0 बराबर कितना 15। इसको ही कैलकुलेट कर लीजिए आंसर। देखिए सिंपल से तरीके से होगी, और ऐसे करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। तो इतना ध्यान रखें, मैं इतना कहना चाहता हूं कि सारणिक का प्रसरण उस पंक्ति या उस स्तंभ के सापेक्ष कीजिए जिसमें सबसे ज्यादा शून्य हो, सरल रहेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है, एक सारणी दिया हुआ है जिसका पहला स्तंभ है 1 माइनस ए माइनस बी, ए 1 माइनस सी, बी सी 1। पहला स्तंभ है 1 माइनस ए माइनस बी, दूसरा स्तंभ है ए 1 माइनस सी, तीसरा स्तंभ है बी सी 1। और ये बराबर प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए सिद्ध कर रहे हैं अपन इसको, तो प्रूफ देखें इसका। प्रूफ LHS लेके चल रहे हैं अपन इसका। LHS है 1 माइनस ए माइनस बी, ए 1 माइनस सी, बी सी 1। RHS लेके आना है ये, ठीक है। तो इसका अपन प्रसरण करके इसका मान निकाल लेंगे, तृतीय कोटि का सारणी के लिए, ठीक। तो प्रसरण करेंगे अपन इसका। अब देखिए इसमें किसी भी पंक्ति या स्तंभ में शून्य नहीं है, तो चाहे आप R1 के अंदर प्रसरण कर दो, R2 R3 या C1 C2 C3, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसरण करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यदि मान लो यहां शून्य होता, B नहीं होता, यहां शून्य होता, तो R1 के अंदिश प्रसरण करना ज्यादा सरल रहता, R1 के अंदिश या फिर C3 के अंदिश, ठीक है। तो ये चीज है, यहाँ B है, शून्य तो है ही नहीं, तो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अंदिश इसका प्रसरण करके इसका मान निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ इस सारणी का R1 के अनुदिश प्रसरण कर रहा हूं। R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो ये आएगा, एक को कांस्टेंट रखेंगे, प्लस चिन्ह आता है यहाँ, ध्यान रखें एकांतर क्रम में चलते हैं, इसका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरीके से बता रखा है मैंने, ठीक। 1 को कांस्टेंट रखेंगे, ये वाली पंक्ति पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देंगे, यानी ये बचेगा यहाँ 1 माइनस सी सी 1। फिर इसका चिन्ह माइनस में लेते हैं, माइनस ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ छोड़ेंगे, माइनस ए माइनस बी सी 1, ठीक है। फिर प्लस बी को कांस्टेंट रखेंगे, ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ छोड़ेंगे, माइनस का ए माइनस का बी 1 माइनस सी,
ठीक है, इस तरीके से इसको हल करेंगे, 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये मान आएगा। इसको हल करेंगे द्वितीय कोटि के सारणी का, इन दोनों का गुणा करेंगे पहले, 1 प्लस हो जाएगा माइनस सी आएगा, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए, इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा माइनस का ए, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे तो ये माइनस बी सी आएगा और माइनस से माइनस प्लस बी सी हो जाएगा, ये प्लस यहाँ बी को बाहर रखेंगे, यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा माइनस ए का गुणा माइनस सी से तो प्लस ए सी, ठीक, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा बी, यानी ये आएगा 1 प्लस सी स्क्वायर, या माइनस ए का अंदर गुणा करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी सी, प्लस यहाँ आ जाएगा ए बी सी प्लस बी स्क्वायर, ये ए बी सी माइनस का, ये प्लस का है तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आएगा 1, इस ए स्क्वायर को लिख दिया प्लस ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर को लिख दिया प्लस बी स्क्वायर, प्लस इसको लिख दिया सी स्क्वायर बराबर आर एच एस, ठीक, यही आर एच एस है अपना। तो इस सवाल को अपन इस तरीके से सिद्ध कर सकते